CH51 बिजनेस। सर जोसफ सर, घबराहट के साथ बटला जोसफ को झंझोलते हुए कहता है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? चिढ़ते हुए जोसफ बटले की ओर देखता है और वो देखता है कि बटला घबराते हुए अंशिका और मेयर की ओर देखे हुए था। बटले को उस ओर देखता देख जोसफ भी जब उस ओर देखता है और उन्हें देख उसकी हालत भी पानी पानी हो जाती है, क्योंकि वो जानता था अगर मेयर ने उसे इस जगह ऐसा कुछ करते हुए देख लिया तो उसकी तो लाइफ पे ही बनाएगी। ये देख उन दोनों के ही मन में सबसे पहला ख्याल वहां से छुपके से जितना जल्दी हो सके उतना निकल जाना था। अंकल, आखिर यहाँ इतने लोग क्यों जमा हुए हैं? हैरानी के साथ आगे बढ़ते हुए अंशिका भी कहती है। पता नहीं बेटा, इस बात का जवाब तो अब ओम ही दे सकता है, चलो चल के देखते हैं क्या हुआ है यहाँ। मेयर साहब अंशिका को जवाब देते हुए कहते हैं। तभी उन दोनों की नजर बटले और जोसफ की ओर पड़ती है जो वहां से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर जोसफ, तुम यहाँ? अचानक से छुपके से वहां से निकलने की कोशिश करते जोसफ को किसी की आवाज उसे सुनाई देती है और उस आवाज से वो पूरी तरह से वाकिफ था। नमस्ते नमस्ते मेयर साहब, आप यहाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। धीरे से मेयर की ओर मुड़ते हुए जोसफ मुस्कुराकर कहता है। हाँ, वो सब तक तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ डॉक्टर ओम की क्लिनिक पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर ये भीड़ कैसी जमी है, कुछ बता सकते हो तुम? मेयर जोसफ के पास आते ही जोसफ को कई सवाल पूछ लेते हैं। जी सर, वो मैं। अभी जोसफ इतना ही बोल पाया था कि वापस से मेयर बोलने लगते हैं। कहीं इन सब की वजह तुम ही तो नहीं ना? सच सच बताना। उद्धरण चिन्ह। मेरा पापा ठीक हो गए, डॉक्टर ने चमत्कार किया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। उस बीमार आदमी अपने बेटे के साथ बाहर निकलता है। मेयर की बात सुन जोसफ अभी घबराया हुआ था कि तभी अचानक से इस चीज को देख जोसफ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जोसफ की हालत अब आगे कुआ पीछे खाए जैसा था। वो ओम से शर्त हार चुका था, ऊपर से मेयर को अब वो क्या जवाब दे ये भी उसके लिए दुविधा थी, और अगर उन्हें पता चल गया कि इन सबके पिछ वो है तो वो अच्छे से जानता था कि उसकी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। अभी वो कुछ और सोचता उससे पहले तो उसे ओम अपनी क्लिनिक से बाहर आते हुए दिखता है। ओम को देख उसकी हालत और ज्यादा ही खराब हो गई थी। अब उसे अपनी जिंदगी का छोर सामने दिख रहा था। इस तरफ अंशिका की नजर ओम पर पड़ते ही उसका चेहरा ब्लश करने लगता है। उसे अपनी पुरानी मीटिंग याद आ जाती है। वो खुद से ही ओम से आंखें नहीं मिला पा रही थी। ओम बेटा, ये सब क्या है? यहाँ तुम्हारी क्लिनिक के बाहर इतनी भीड़ क्या कर रही है और डॉक्टर जोसफ यहाँ क्या कर रहे हैं आखिर? ओम के वहां पर आते ही मेयर ओम से पूछते हैं। ओम की नजर भी पहले से ही मेयर उनकी भतीजी पर पहुंच चुकी थी। ऊपर से उसने जोसफ के मन की बातें भी जान ली थी। इसी वजह से अभी ओम के चेहरे पर एक प्यारी सी और नटखट हंसी छाई हुई थी। जी मेयर सर, डॉक्टर जोसफ इन सबको यहाँ लाए हैं। उन्हें मेरी काबिलियत पर शक था, तो वो मेरा टेस्ट ले रहा था। उद्धरण चिन्ह। ओम एक प्यारी सी हंसी के साथ मेयर को जवाब देते हैं। जिनकी बात सुन जोसफ की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और मेयर को वहां की सारी हालत समझ में आ गई। फिर ओम के मुंह से सारी बात जानने के बाद अंशिका और मेयर दोनों के ही चेहरे गुस्से से भर जाते हैं। इतनी घटिया हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई जोसफ? खुद को एक डॉक्टर कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, मैं कल हाय आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं तुम्हारा डॉक्टर का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करवा दूं तुम्हारी इस हरकत के लिए। अब यहाँ से निकल जाओ और ध्यान रहे कि अब से तुम ओम की और आंख उठाकर भी ना देखो, वरना ये जान लो कि अंजाम तुम्हें राज नहीं आएगा। दफा हो जाओ अब यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। मेयर गुस्से से भरी आवाज में कहता है। जोसफ और उसका चमचा दोनों ही डरते हुए और गुस्से के साथ जल्द से जल्द वहां से निकल जाते हैं। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मेयर, तेरे तो मैं अपने हाथों से टुकड़े करूंगा। गुस्से से इतना खुद से बड़बड़ाते हुए जोसफ वहां से निकल जाता है। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना ओम? क्योंकि इन जैसे डॉक्टर्स की फितरत ही ऐसी होती है, ना खुद ढंग से काम करते हैं ना किसी और को करने देते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओम के सामने चिंता भरी आवाज में मेयर बोलते हैं। जी नहीं, मैं इन जैसों को अच्छे से संभाल सकता हूँ, आप कोई टेंशन मत लीजिए सर। लेकिन आप इस वक्त यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। आंशिक की ओर देखते हुए ओम कहता है। अरे भाई, तुम तो अब मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारा हाल चल पूछने भी नहीं आ सकता क्या? मेयर हंसते हुए ओम से कहते हैं। जी सर, आप बिल्कुल आ सकते हैं। ओम थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है। वो देख रहा था कि अंशिका एकदम शांत हुए खड़ी थी वहां पर। फिर तीनों क्लिनिक के अंदर जाते हैं। वेल, लेकिन अभी मैं एक काम की वजह से यहाँ आया हूँ। देखो, मैं बात को घुमाना नहीं चाहता, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बेटा ओम, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। कुछ देर ओम की क्लिनिक में बैठे बैठे हर जगह नजर दौड़ाने के बाद मेयर सीरियस होते हुए ओम से कहते हैं। जिनकी बात सुन ओम थोड़ा चौंका सा जाता है। कैसा बिजनेस सर? मैं कुछ समझा नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओम अपनी हैरानी जताते हुए कहता है। CH52 बूढ़े आदमी से फिर मुलाकात। ओम अपने घर के अपने कमरे में वापस से ध्यान में लगा हुआ था। वो अपने मन की शक्तियों के ऊपर ध्यान दे रहा था। उसके शरीर से निकल रहा पूरे गोल्ड का ऑरा पूरे रूम में फैला हुआ था, जो पूरे रूम को रोशनी दे रहा था। कुछ ही देर में ओम इतने ध्यान में खो गया था कि वो हवा में तैरने लगा था। उसका वो सुनहरा ऑरा पूरे कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। तो तुमने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लिया, बहुत खूब, काफी तरक्की की है तुमने ओम। ओम के कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। ओम को वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उसने तुरंत ही अपने ध्यान को तोड़ा और वापस खुद को जमीन पर लाया और आवाज की ओर देखने लगा।
जैसे ही ओम अपने रूम की खिड़की के पास देखता है उन्हें एक काला साया वहां पर दिखता है। ओम थोड़ा हैरान था क्योंकि वो उस इंसान का चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर उसे वो आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। तो तुम्हारा ऑरा पूरा गोल्ड है, देवताओं की कक्षा का, बहुत ही हैरानी की बात है ये। उस अंधेरे कोने से बाहर निकलते हुए वो आदमी कहता है। जैसे ही उस आदमी का चेहरा ओम को दिखता है ओम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहुत हैरान होते हुए और खुश होते हुए कहता है, अरे गुरुजी आप यहाँ कैसे? क्यों? ओम के सामने खड़ा वो इंसान वही था जिसने ओम को वो अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की किताबें दी थी, और ओम आज जिस मुकाम पर है उसकी वजह वही बुढ़ा आदमी था। ओम जैसे ही उन्हें देखता है जल्दी से दौड़कर उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़ लेता है और फिर उनके सामने देख मुस्कुराता है। हाँ मैं बेटा, आखिर अभी तक तुम स्वर्ग में कहाँ पहुंचे हो? एक प्यारी सी स्माइल के साथ वो ओम को देखते हुए कहते हैं। उनका ये कथन सुन ओम को उन दोनों की पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब ओम ने उस बड़े पत्थर से गहरे पानी में डुबकी लगा दी थी। उम्मीद खोकर वो बस मरने की राह देख रहा था, लेकिन जब आंखें खुली तो वो एक जंगल में था और स्वर्ग की अप्सरा को ढूंढ रहा था और बोल रहा था कि क्या मैं स्वर्ग में हूँ। उसके बाद जब वो वृद्धा आदमी उसके सामने आया और ओम की जिंदगी बदल गई। ओम का यूं तो अपनी भावनाओं पर काबू था, लेकिन वो इस प्रेम की भावना से नहीं बच सकता था। ओम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो बहुत समय से उस बुढ़े आदमी से मिलना चाहता था, पर सिवाय इंतजार के वो कुछ नहीं कर सकता था। पर आखिर आज वो दिन आ गया था। अरे बच्चे, तुम तो भावुक हो रहे हो, क्या तुमने अभी तक अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना नहीं सीखा? तुम्हारी आंखों में तो तुम्हारी भावना छलक रही है। ओम ओम को मुस्कुराकर देखते हुए वो बुढ़ा आदमी कहता है। ओम अपनी आंख में से आंसू पोंछता है और कहता है, वो गुरुजी, अरे अरे, कोई नई प्रेम की भावना से खुद भगवान भी खुद को नहीं बचा पाए हैं तो हम तो क्या ही चीज है। ओम की बात को आधे में ही काटते हुए वो बुढ़ा आदमी कहता है, मैंने देखा कैसे तुमने आज मेयर और उसकी भतीजी के साथ बिजनेस डील की, क्या बात है? तुम में एक बिजनेसमैन छिपा हुआ है, यह बात मुझे नहीं पता थी। हंसते हुए वो बुढ़ा आदमी ओम से कहता है। ओम ये बातें सुन चौंक जाता है क्योंकि उस वक्त वहां क्लिनिक में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था, तो उस बुढ़े आदमी को ये बात कैसे पता चली? ओम के मन में यही सवाल था। आपको कैसे पता गुरुजी? आप वहां थे क्या? ओम अपनी हैरानी जताते हुए कहता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और ऐसी बड़ी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए सीखनी काफी जरूरी है। कुछ समय है, अपने इस हसीन जीवन का आनंद लो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ना। गुरुजी ओम से बात करते हुए कहते हैं। मेरा एक सवाल है गुरुजी। ओम हैरान होते हुए कहता है। पूछो मेरे बच्चे, जानता हूँ सवाल बहुत ही जरूरी है और पेचीदा भी। ओम के कमरे को देखते हुए वो बुढ़ा आदमी कहता है। मैं ही क्यों? ओम अपना सवाल पूछते हुए कहता है। मैं तो अपनी जिंदगी से हार चुका था, अपने अंत से चंद मिनटों की दूरी पर था, तो आपने मुझे क्यों बचाया और इस मुकाम तक पहुंचाया? उद्धरण चिन्ह, मैंने सिर्फ हाथ दिया था तुम्हें बचाने को और एक मौका दिया जिसे तुमने पा लिया, और तुम अपनी मेहनत से इस मुकाम पर हो। तुम में वो चीज है आगे बढ़ने की जो तुम्हें तरक्कियों के शिखर पर बिठा सकती है, तो बस मेहनत करते जाओ। बूढ़ा आदमी अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है। पर कुछ तो चीज होगी ना गुरुजी जो आप मुझ में देखे होंगे? ओम पूछता है। सवाल बहुत करते हो तुम। मुस्कुराकर ओम को देखते हुए गुरुजी कहते हैं। और आप हर बार जवाब दिए बिना ही चले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, ओम अपनी बात कहता है। आप किसी कारणवश यहाँ आए, वरना यूं ही आपका दर्शन नहीं हो सकता। भले ही एक मुलाकात हुई है हमारी, पर इतना तो मैं अनुमान लगा ही सकता हूँ। ओम उस बुढ़े आदमी को देखते हुए कहता है। अनुमान काफी हद तक सही है, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें देनी है, कुछ बात है जो तुमसे करनी अभी जरूरी है, तो मुझे महाशय ओम का कुछ समय मिल सकता है ना? ओम की बात सुन थोड़ा गंभीर होते हुए वो बुढ़ा आदमी कहता है। इतना आगे बढ़ने के बाद भी उस बुढ़े आदमी की बात को समझ नहीं पा रहा था, और इस बात को महसूस कर वो बुढ़े दिखने वाला आदमी मन ही मन मुस्कुराता है। CH-53 लेजेंडरी योद्धा। बातें, चीजें, मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। ओम चौंकते हुए कहता है। तभी अचानक ओम के हाथ में कुछ किताबें आ जाती है। ओम उन किताबों को देख थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सबसे ऊपर वाली किताब का टाइटल पढ़ता है। आंतरिक सीमाओं को तोड़ने का ज्ञान, ब्रेक द इनर लिमिट्स। टाइटल पढ़ते ही ओम की समझ में आ जाता है कि वो किस चीज की किताबें थी। अब तुम्हारे लिए अपने अंदर की शक्तियों की सीमाओं को तोड़ने का वक्त है। खुद की काबिलियत को जानो। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी ट्रेन हो जाओ। एक बार तुमने वो हर चीज सीख ली जो तुम्हारे लिए जरूरी है, एक अलग मुकाम पे पहुंच जाओगे तुम। ओम, वक्त कम है और मुझे तुम्हारा काम जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेगा। थोड़ा घबराते हुए, और मुझे डर है खतरे भी। ढलते सूरज की किरणों को ओम के रूम में पड़ता हुआ देखते हुए वो बुढ़ा आदमी बोलता है। उसका चेहरा गंभीर था, मानो उसे कोई बात सता रही थी। ओम उस चेहरे को पढ़ लेता है। वो बोलता है। मेरा काम? आखिर क्या काम है गुरुजी, और मैं ही क्यों? आप इतने गंभीर क्यों है? उद्धरण चिन्ह, ओम की आवाज में बहुत ही कौतूहलता थी। उसे अब इन सवालों का जवाब जानना था। विजय अब भी पैसों के पीछे भागता है या फिर सुधार गया है? मुस्कुराहट के साथ गुरुजी बोलते हैं। ओम की आंखें बड़ी हो गई थी। वो हैरानी के साथ गुरुजी को देखता है। अचानक ही अपने चाचा का नाम उस बुढ़े के मुंह से सुन ओम और भी ज्यादा चौंक गया था। पहले से ही उसके मन में कई उलझने थी, उसका ही जवाब ओम को अब तक नहीं मिला था। ऊपर से वापस उस बुढ़े आदमी से मिलते ही ओम का दिमाग फिर और गहरे सवालों से भरता जा रहा था। आप मेरे चाचा को जानते हैं, लेकिन कैसे? चौंकते हुए ओम उस बुढ़े आदमी से कहते हैं। तुम सवाल बहुत पूछते हो।
अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए वो गुरुजी बोलते हैं, और आप जवाब फिर भी नहीं देते हैं। ओम गंभीर होकर गुरु को देखते हुए कहता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, क्यों ये मेरे पीछे पड़ा है, कैसे ये मेरे चाचा को जानता है। वो जानता था कि वो गुरुजी उसे लेके कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन क्या वो नहीं जानता था। अच्छी कोशिश है, लेकिन अभी तुम मेरा मन नहीं पढ़ पाओगे। अभी तुम्हें काफी कुछ सीखना बाकी है बच्चे। उद्धरण चिन्ह। ओम को देख हल्की सी स्माइल देते हुए वो गुरु कहते हैं। उनके मुंह से ये बात सुन ओम के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए गुरुजी। आपको आज जवाब देने ही होंगे। ओम जिद करते हुए कहता है। उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि जल्द ही तुम बन भी जाओगे। बुढ़ा आदमी बड़ी ही शांति से कहता है। ओम अपने हाथों में पड़ी उन किताबों को देख रहा था और फिर गुरुजी की बात सुन वो वापस से उन्हें कुछ कहने जाता है। लेकिन गुरुजी, इतना कह उसने अभी ऊपर देखा ही था कि तभी वो देखता है कि उसका रूम वापस से गुमसुम हो गया था। उसके गुरुजी वापस गायब हो गए थे। ओम खिड़की के पास जाता है और हवा को महसूस करता है, फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, शुक्रिया, मेरी जिंदगी आपने बदल दी। उद्धरण चिन्ह। खुद को तैयार करो बेटे, इस वक्त तुम्हारा ध्यान सिर्फ खुद को ट्रेन करने में लगाओ। जिंदगी को मोड़ लेते और मुसीबतों को बड़ा बनते देर नहीं लगती, और जिस तरह से मेरे सेंस कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ भी बदलने के मोड़ पर ही है, तो आने वाले खतरों के लिए तैयार हो जो बच्चे। खुद को और मजबूत बनाने का समय आ गया है तुम्हारे लिए। हवा में से कोई आवाज ओम के कानों में आती है। ओम बस ये सारा माहौल महसूस कर रहा होता है, और उसके मुंह से बस इतने ही शब्द निकलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। उद्धरण चिन्ह। आपको लगता है वो बच्चा इन सारी शक्तियों को संभाल पाएगा? आप चाहे तो अपना निर्णय अभी भी बदल सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है। एक बगीचे के अंदर एक बहुत ही महंगी या यूं कहो अजीब सी पोशाक पहनी औरत घूम रही थी, जिसके हाथ में एक खरगोश था और वो उसे अपने हाथों से सहला रही थी। लेकिन उस औरत का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। जी हाँ, बिल्कुल वो उन हर चीजों के लिए मुझे लगता है तैयार है। महाशया निर्जा देवी। ओम के वो गुरु उनको बगीचे में टहलता देख उनके पीछे पीछे घूमते हुए और खूबसूरत नजारा देखते हुए कहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक नहूत ही बड़ी जिम्मेदारी नहूत ही नाजुक कंधों पर है? उद्धरण चिन्ह। वो औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए उस गुरु से पूछती है, अब मैं जो आपसे कहूंगा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप वापस से कभी ये सवाल मुझसे पूछेगी। महाशया। मुस्कुराते हुए गुरु कहते हैं, जी फिर कहिए, हमें हमारे कान उस बात को सुनने को अधीर हो रहे हैं गुरुदेव। वो औरत गुरुजी को देखते हुए बोलती है, जो मैं कहता हूँ नहीं, माफ कीजिए, दिखाता हूँ। इतना कह वो गुरु अपने हाथों को हवा में किसी जादूगर की तरह घुमाता है, जिससे कि उसके हाथ से ब्लू ऑरा बहने लगता है और फिर कुछ ही पल में उसके हाथों के बीच एक छोटा सा ब्लू गोला बन जाता है। गोला बनते ही वे गुरु उस गोले को हवा में छोड़ते हैं और फिर वो विशाल गोला बन के हवा में तैरने लगता है, जिसके अंदर कुछ टीवी की तरह कुछ चल रहा था। उस गोले के अंदर चल रही वीडियो जैसी कोई चीज देखते हुए वो औरत मुस्कुराकर कहती है, तो ये है वो लड़का, मासूम दिखता है। हमें अब भी आपके निर्णय पर संदेह है। लगता है गुरुदेव आपकी उम्र अब आपका साथ छोड़ रही है। उद्धरण चिन्ह। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी अचानक गोले में देखते हुए उसकी आंखें हैरान होते हुए बदी होने लगती है। वो चौंकते हुए उस गोले को गौर से देख रही होती है। नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या सच में ये? वो औरत हड़बड़ाते हुए कहती है, जी हाँ महाशय, ये आपके सामने है अब। मुस्कुराते हुए वो गुरु कहते हैं, वो गॉड लेवल का योद्धा है, अभी तक का सबसे रेयर और लेजेंडरी। चौंकते हुए वो औरत कहती है, जी बिल्कुल महान नीरजा देवी, उसका ऑरा सुनहरा है, जो कभी किसी आम इंसान या योद्धा का नहीं होता, अभी तक तो नहीं हुआ। जो साफ साफ हिंट है कि वो अब तक का सबसे ताकतवर योद्धा होगा। वो गुरु निर्जा देवी को समझाते हुए कहते हैं, लेजेंडरी योद्धा। ओम को उस गोले में देख निर्जा देवी के मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं। CH-54 उसका नाम ओम है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों उसकी आंतरिक ऊर्जा इतने समय में ही विकसित हो गई है। ठीक है महामहिम, आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसे ट्रे करें और नजर रखिए उस पर, उसे कोई भी हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब से उसकी खतीरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, याद रखिएगा। उद्धरण चिन्ह। गंभीर होते हुए और उस गोले को देखते हुए निर्जा देवी गुरुदेव से कहती है, जी निर्जा देवी, मैं काफी पहले से ही उसी काम में लगा हुआ हूँ। गुरु नमन करते हुए कहते हैं और वहां से जाने लगते हैं। वैसे क्या नाम बताया उस बच्चे का आपने? तभी नीरजा देवी गुरुदेव को रोकते हुए उनसे पूछते हैं। ओम महाशया, उसका नाम ओम है। गुरुजी ने अपनी आंखों में अलग सी चमक के साथ निर्जा देवी को देखते हुए ओम का परिचय देते हुए कहा। नेक्स्ट डे, मेयर की कंपनी। उसका नाम ओम है, याद रख लो अब से। ओम आहूजा। कंपनी के मेन दरवाजे से आते हुए मेयर वहां खड़े एक आदमी से कहते हैं, मैनेजर नवीन, जितनी इज्जत आप मुझे देते हैं उतनी ही इज्जत अब से आप उन्हें देंगे, समझ में आ रहा है ना आपको? उद्धरण चिन्ह। गंभीर आवाज में कंपनी के रिसेप्शन हॉल में ओम के सामने खड़े एक ब्लैक सूट पहने आदमी से मेयर कहते हैं, जी सर, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये आदमी आपका मेहमान है। वो ब्लैक सूट पहना मैनेजर कहता है। मेयर मैनेजर की बात को अनसुना करते हुए मुस्कुराकर ओम को देखते हैं और कहते हैं, कैसे हो बेटा ओम, वेलकम टू दी कंपनी। ओम के सिंपल कपड़ों को देखते हुए, और तुम ये नॉर्मल ड्रेसअप में क्यों आए हो? कोई नई लेकिन कुछ प्रोफेशनल पहनो। अब ओम आहूजा एक ग्रेट स्टैट्स बना चुका है।
अब थोड़ा प्रोफेशनल दिखा मेरे बच्चे। नहीं सर, मुझे कपड़ों से प्रोफेशनल दिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये नियम तो हमने बनाए हैं, मेरे हिसाब से जो हमें पसंद हो वो हमें पहनना चाहिए। इंसान ने कपड़ों को बनाया है, कपड़ों ने इंसान को नहीं। एकदम नम्रता भरी आवाज के साथ ओम मेयर को जवाब देता है। ओम की ये समझदारी भरी बात को सुन मेयर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेटा, काफी अच्छी सोच है तुम्हारी, आजकल कहाँ इस तरह की सोच वाले नौजवान मिलते हैं। ऐसे ही बने रहना। और हाँ, तुम्हें मुसीबतों में पड़ना अच्छा लगता है क्या बेटा? जहां भी जाते हो मुसीबत को मोड़ ही लेते हो। पुराना याराना है तुम्हें क्या मुसीबतों से? उद्धरण चिन्ह। हंसते हुए मेयर कहते हैं। उनकी बात सुन ओम हंसने लगता है और कहता है, सर आप जितना सिंपल दिखोगे लोग आपको उतना ही ऑर्डिनरी समझेंगे, जैसे कि आपके इस एम्प्लॉय ने माना। मुझे आदत नहीं है अमीर दिखने की, लेकिन सादगी ही पसंद है मुझे, और आपके इन एम्प्लॉय को मुझे लगता है सिर्फ कुछ हाई लोगों से ही बात करने की आदत है। तो जब तक लोग इस तरह की सोच रखेंगे तब तक मेरे जैसे लोग इस तरह की मुसीबतों में फंसते रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। मेयर एक नर्म गुस्से भरी नजर अपने उस मैनेजर पर लगाता है और फिर ओम की ओर देखते हुए ओम से पूछता है, हाँ सही कहा, लेकिन बेटा बताओ तो अब की बार यहाँ क्या हो गया? वही सर, आपके बुलाए वक्त से पहले ही मैं आपकी कंपनी में अकेले ही आ गया और आपके इन एम्प्लॉय से आपके ऑफिस तक ले जाने को बोला, लेकिन ये महाशय तो मेरे कपड़े देख मुझे कोई मामूली सा बच्चा समझकर भड़कने ही लगे कि हमारे सर किसी ऑर्डिनरी इंसान से नहीं मिलते, उनका वक्त बहुत कीमती है जो तुम जैसे फटीचर इंसानों के लिए तो नहीं है। मैंने कहा कि सर मुझे मेयर साहब ने ही बुलाया है, तो वो इंसान और ज्यादा भड़क गया और कुछ औकात विकात की बातें करने लगा और पूछने लगा कि तू है कौन बे, क्या नाम है तुम्हारा, ये वो, और तब तक आप आ गए यहाँ पर। बस यही हुआ सर। ओम ने वहां हुई सारी कही सुनी बात मेयर को बताई। मेयर ये बात सुन अपने मैनेजर के पास गए और उसे एक टक गुस्से से देखने लगे, फिर बोले, इस कंपनी में पैर रखने वाला हर इंसान यहाँ का मेहमान है, मेहमान गति न सही ढंग की इज्जत तो मिलनी चाहिए उसे। उद्धरण चिन्ह। जी जी सर, मेहरबानी कर मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि वे आपके कोई खास मेहमान होंगे, वरना मैं ये हरकत कभी नहीं करता। माफ कीजिए सर, मैंने उन्हें आम आदमी समझ उनसे उस तरह का व्यवहार किया, सर मुझे मेहरबानी कर माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। वो मैनेजर हड़बड़ाहट के साथ बोला, सिर्फ वही नहीं, यहाँ आया हर इंसान इज्जत के काबिल है, चाहे वो किसी स्टेट्स का इंसान हो या बिना किसी स्टेट्स के। अगर दूसरी बार ये चीज हुई ना महाशय नवीन, याद रखना मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा कि तुम सड़क पर आ जाओ। एंड अपने भेजे में एक बात और उसका नाम घुसा के रखो, ओम। ओम आहूजा, जहां भी मिलो उससे तो याद रखना वो मेरे जीतने ही इज्जत का हकदार है। इवन अगर सब ठीक रहा तो फिर तुम्हारी जॉब भी उसी के हाथों में होगी। तो अगर अब तुम शर्मिंदा हो तो जाओ और माफी मांगो उससे। गंभीर होते हुए मेयर उस मैनेजर से कहते हैं। उनकी बात को सुन मैनेजर ओम के पास जाता है और काफी घबराहट और हड़बड़ाहट के साथ बोलता है, सर मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहूंगा, मेहरबानी कर मुझे माफ कर दीजिए, अब से ये गलती कभी नहीं दोहराई जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझ पे मेहरबानी करे और मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं सर, बस याद रखे कि एक मैनेजर से पहले आप एक इंसान है और इंसान को कम से कम इंसान की इज्जत करनी ही चाहिए। ओम मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना ओम, उससे उसकी इस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, आओ तुम मेरे साथ ऑफिस में चलते हैं। ओम के कंधों पर हाथ रखते हुए मेयर कहते हैं और फिर वहां से वो दोनों मेयर की ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। इस तरफ नवीन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसे उसकी पूरे स्टाफ के सामने यूं बेइज्जती हजम नहीं हो रही थी। वो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की के पास जाता है और ओम को जाते हुए देखकर कहता है, आखिर ये है कौन जिसे खुद मेयर साहब इतना मान दे रहे हैं? लगता है कोई जादू किया है इसने मेयर पर। उद्धरण चिन्ह। अरे क्या सर, आप भी कुछ भी बोल रहे हैं? जहां तक मुझे मालूमात है तब तक ये ओम आहूजा है जो आज से कंपनी के हाफ शेयर के मालिक बनेंगे। मतलब कंपनी के आधे मालिक बनेंगे और साथ ही कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी। उद्धरण चिन्ह। वो कुछ याद करते हुए लड़की कहती है, जो सुन मैनेजर के मुंह से एक चौंकने की आह निकल जाती है और वो ओम को पीछे से लिफ्ट तक जाता देखने ही लगता है। इस तरफ ओम ने भी मैनेजर का दिमाग पढ़ लिया था, इसी वजह से ओम एक कातिल हंसी के साथ पीछे मुड़कर उस मैनेजर को देखता है और फिर मुस्कुराता है। ओम को ऐसा करता देख मैनेजर की आंखें ही फटी रह जाती है और उसका गला सूख जाता है। CH55 रात में एक लड़की। कंपनी के हेड ऑफिस में जाते ही ओम देखता है कि अंशिका पहले से ही वहां मौजूद थी, साथ ही सीमा भी उसके साथ वहां मौजूद थी। ओम और अपने बड़े पापा को ऑफिस में आता देख वो दोनों अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए उन दोनों को वेलकम विश करती है। ओम बिना कोई हाव भाव के उनको विश करता है। कहीं न कहीं ओम के इस बर्ताव से अंशिका हट हो रही थी, पर वो अपने इमोशंस छिपा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि न तो अभी उन चीजों के लिए ये जगह सही है, ना ही ये वक्त सही है। उसे लगता था कि ओम उन दोनों के बीच हुई उन पुरानी बातों की वजह से ही उसके खुद के पास आने नहीं दे रहा था। तो ओम बस कुछ साइन कर दो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए और फिर इस कंपनी के आधे मालिक तुम होंगे। ओम के हाथों में कुछ कागजात थमाते हुए मेयर ओम से कहते हैं, आप एक बार फिर सोच लीजिए अंकल कि सच में आप मेरे हाथों में इतनी बड़ी चीज बिना झिझक देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता मैं इस चीज के लायक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओम आखिरी बार मेयर के सामने गंभीर होते हुए कहता है, क्योंकि उन लोगों की पहले ही इस बात पर बहुत चर्चा हो चुकी थी और इतनी चर्चा होने के बाद भी मेयर अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने पक्का मन बना लिया था।
हाँ ओम, मैं अपने फैसले पे पूरा मक्कम हूँ। मैं ये कंपनी तुम्हारे और मेरी भतीजी अंशिका के हाथों में सौंपने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप दोनों ही मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इस बात पर अब मुझे किसी भी प्रकार की बहस नहीं चाहिए ओम। उद्धरण चिन्ह। मेयर अंशिका और ओम को देखते हुए कहता है। अंशिका भी छिपी नजरों से ओम को देखती है। लेकिन ओम अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा था। फिर मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना बोल ओम फट से उन कागजों पर साइन कर देता है। जो देख मेयर और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन मेयर उसकी इस चीज को देख खुश होते हैं और वो ओम को गले लगा लेते हैं। कुछ दिन बाद ओम अब एक कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी भी अच्छी ग्रोथ कर रही थी। यही नहीं, उसका परिवार भी खुशी से जी रहा था। कुल मिलाकर ओम की लाइफ अब सही ट्रैक पे चल रही थी। उसने अपने और अंशिका के बीच हुई अनबन और पुरानी सारी बातों को भूल दिया था। साथ ही वो धीरे धीरे एक नई अंशिका को देख रहा था जो बच्चों के साथ खेलती थी, लोगों की मदद करती थी। अंशिका और ओम दोनों ही अब कंपनी में पार्टनर थे, तो ओम जानता था कि उसे अब उससे ये कड़वाहटे रख कोई फायदा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं उसकी बात भी सही थी कि पुराने दिनों में जो हुआ वो नादानी के दिन थे, समझदारी के नहीं। वैसे भी उसने बहुत माफी मांग ली है। इसलिए उसने अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नए सिरे से लिखना स्टार्ट करना ही सही समझा। उसने अंशिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों की ओर से दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई जो दोनों के लिए ही बहुत अच्छी थी। ओम ज्यादा समय अपनी क्लिनिक में बीतता था और लोगों का इलाज करता था। उसकी क्लिनिक भी अब शहर की सबसे मशहूर क्लिनिक थी। ओम का नाम न सिर्फ अपने शहर में लेकिन आसपास के शहर में भी बोलने लगा था। ओम को एक नया खिताब मिला था, द इनक्रेडिबल डॉक्टर। ओम अब तकरीबन ज्यादातर समय अपनी क्लिनिक में ही बीतता था। सुबह शाम अपना काम करता और रात को गुरुजी से मिली उन किताबों को पढ़ता। ओम जैसे उन किताबों से अपने आंतरिक शक्तियों को उजागर कर रहा था, उतना ही वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। ओम की लाइफ में अब वो हर चीज थी जो एक नौजवान को चाहिए होती है। लड़कियां, एटरेकेटिव चेहरा, एक एटरेकेटिव बॉडी, पैसा, नाम, फैमिली और सबसे बढ़कर उसके पास वैसी शक्ति थी जो अब तक किसी को नहीं मिली थी। लेकिन ओम इन चीजों से फर्क पड़े ऐसा इंसान नहीं था। उसे अब तक इनमें से किसी भी चीज से संतोष नहीं मिल रहा था। आखिर उसके मन में एक सवाल था कि उसकी लाइफ किस ओर जा रही है, उसके जीने का मकसद क्या है। अगर उसके पास ये शक्तियां है तो किस वजह से, क्योंकि ओम जनता था कि बड़ी शक्तियां लेकर आती है उससे भी बड़ी जिम्मेदारियां। वो जनता था उसकी जिंदगी का मकसद पैसा कमाना या नाम बनाना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आखिर क्या है। ये एक बात ही ओम को अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जिंदगी का क्या मकसद है, और ना ही उन गुरुजी ने कुछ बताया था। रात के तकरीबन 12-1 बजे थे। ओम बहुत समय से ध्यान में था। अब वो अपने ध्यान की मुद्रा को छोड़ क्लिनिक के रेस्ट रूम के बेड पर बिना शर्ट के लेटा था और कोई से विचारों में खोया हुआ था। उसे वो चार दीवारी आज खा रही थी। वो तुरंत उठता है, टी शर्ट पहनता है और बाहर चक्कर लगान एक को चल देता है। अभी उसने क्लिनिक के दरवाजे से 2 या 4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसे पास की झाड़ियों की हिलने की आवाज आती है। ओम की नजर उस ओर पड़ती है पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ओम वापस से आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे किसी लड़की के कराहने की आवाज आती है। ओम चौंक जाता है कि इस वक्त किसी लड़की की आवाज, वो भी झाड़ियों में से। ओम तुरंत ही उस आवाज के पास जाता है और कुछ झाड़ियों को हिलाता है और वहां का नजारा देख ओम काफी चौंक उठता है। उन झाड़ियों के बीच एक लड़की अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। ओम बहुत ही हैरान था और आसपास नजर लगाता है। नजर लगाते हुए ओम खुद से बातें करते हुए कहता है, एक लड़की इस वक्त और यहाँ। उद्धरण चिन्ह। CH56 जिस्म की गर्मी। ओम ने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक लड़की जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। लड़की जमीन पर पेट के बल गिरी हुई थी। इसी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ओम एक बार वापस से हर तरफ नजर घुमा के देखता है कि उसके साथ कोई है या वो लड़की अकेले ही यहाँ तक किसी तरह आई है, और साथ ही देख रहा था कि कहीं इस लड़की की इस तरह की हालत हो, ऐसा कुछ उसके आसपास में है क्या। लेकिन ओम को वहां उस लड़की के सिवा और कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। ओम अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठता है और लड़की की गर्दन पे 2 उंगली रख चेक करता है कि लड़की जिंदा है या नहीं। ओम हैरान होते हुए खुद से ही बोलता है, आखिर तुम यहाँ आए कैसे। गर्दन की नब्ज चेक करके, खैर शुक्र है तुम जिंदा हो। उद्धरण चिन्ह। लड़की को जिंदा देख ओम उसको सबसे पहले बहुत ही आराम से सीधा करता है और अब ओम लड़की का चेहरा साफ देख पा रहा था। लड़की के सिर पर से बहुत सारा खून बह चुका था और लड़की के कपड़े भी काफी सारी जगह से फटे हुए थे। लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी बॉडी किसी आर्मी में ट्रेन किए गए सोल्जर जैसी थी। उसके मसल्स काफी मजबूत थे, क्योंकि उसके घाव बता रहे थे कि अगर कोई आम इंसान को इस तरह से जख्मी होता तो इन घावों के दर्द से मर ही जाएगा। ओम की आंखों ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसकी नजर उस लड़की के शरीर पर पड़े उन घावों को एनालाइज कर रही थी, जिससे ओम को पता चला कि उसके घावों ने शरीर के बहुत से हिस्से को काफी कमजोर बना दिया है और ये घाव किसी नुकीले हथियार के थे। और उस लड़की के शरीर पर तकरीबन ऐसे ही जानलेवा 20 से ज्यादा घाव ओम की नजरों में आए थे। ओम एक बार उस लड़की के गले पर हाथ रखता है और देखता है कि उस लड़की को तेज बुखार चढ़ चुका था।
अब तक उस लड़की की सांसें भी धीमी गति से चलने लगी थी। ओम तुरंत ही समझ गया कि अगर अब जरा सी और देरी की तो शायद उस लड़की को बचाना मुश्किल हो सकता था। ओम तुरंत ही उस लड़की को उठाता है और बिना देरी किए ओम उस लड़की को क्लिनिक के अंदर चेकअप रूम में ले जाकर बेड पर लेटाता है। ओम ने बिना देरी किए सबसे पहले उस लड़की के सर के घाव और बाकी घावों को ठीक किया। ओम की मेडिसिनस इतनी असरदार थी कि वो कुछ ही पल में अपना असर दिखना शुरू कर देती थी। जैसे ही ओम ने अपना बनाया लेप उस लड़की के घावों पर लगाया, कुछ ही देर में उस लड़की के सारे घाव मानो गायब ही हो गए। जैसे ही उस लड़की के घाव गायब हुए, उस लड़की ने वापस से नॉर्मली सांसें लेना शुरू कर दिया। फिर भी वो लड़की अभी भी होश में नहीं आई थी। ओम की नजर जब उस लड़की के कपड़ों पे जाती है तब ओम देखता है कि उस लड़की के कपड़े किसी आर्मी के स्टूडेंट के थे, क्योंकि उसने आर्मी के ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। हालांकि उस लड़की के कपड़े बहुत ही ज्यादा फटे हुए और गीले थे। अचानक ओम की नजर उस लड़की के पॉकेट से बाहर लटकती किसी रिबन पर जाती है। ओम उस रिबन को खींचता है और उसी के साथ ही उस लड़की के पॉकेट से एक आई कार्ड निकलता है। ओम इस कार्ड को संभाल के अपने हाथ में रखता है और देखता है। ओम उस कार्ड को पढ़ते हुए कहता है, कमांडर माया सिंह, ग्रेड ए स्पेशल सोल्जर। हो तो सच में तुम एक स्पेशल सोल्जर हो, पर तुम्हें ये हुआ क्या है और यहाँ कैसे पहुंच गई? वो लड़की अभी भी बेहोश थी। ओम एक नजर उसके चेहरे पर देखता है और हैरान हो जाता है। ओम की आंखें उस लड़की का इतना तापमान देख पा रही थी। ओम को महसूस हुआ कि उस लड़की के बाहर के घाव तो भर गए थे, लेकिन उसके अंदर का तापमान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओम तुरंत ही एक काढ़ा बनाता है और उस लड़की को पिलाता है और कुछ देर के लिए वेट करता है कि शायद लड़की का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तकरीबन आधे एक घंटे बाद अचानक से उस लड़की का तापमान बढ़ गया। अब की बार वो कांपने लगी थी। उसका शरीर काफी हद तक ठंडा पड़ रहा था। ओम ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद की और अपने आंतरिक सेंस की मदद से लड़की के कपड़े बदले और उसे 2 नर्म कंबल ओढ़ाए, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ओम बहुत ही हैरान था। वो सोच रहा था कि क्यों यार, ये टेम्परेचर है कि नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। अगर देर हुई तो मैं इस लड़की को नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन मेरी कोई दवाई इस पे काम भी तो नहीं कर पा रही है। मेरे पास एक ही रास्ता बचा है अब, अगर मुझे इसे बचना है तो मुझे इसे अंदरूनी गर्मी देनी पड़ेगी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर देर की तो शायद इसे बचाना नामुमकिन हो जाए। लेकिन एक लड़की की इजाजत के बगैर मुझे नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए, पर और अगर कुछ नहीं किया तो वो नहीं बच पाएगी। उद्धरण चिन्ह। ओम बहुत ही गहरी सोच में था। उसके पास और का कोई चारा भी तो नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद आखिर में ओम ने जो होगा देख जाएगा ऐसा सोच फैसला किया कि वो उस लड़की को अपनी आंतरिक गर्मी से ठीक करेगा। वो तुरंत ही उस लड़की के करीब जाता है और बोलता है, माफ करना सोल्जर, लेकिन मुझे ये तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी इजाजत के बगैर ही करना पड़ेगा। ओम वापस से अपनी आंख बंद करता है और उस लड़की के कपड़े उतार देता है। ओम एक बार वापस से उस लड़की की पीठ पर हाथ रखता है और उसका टेम्परेचर टेस्ट करता है। अभी भी उस लड़की का टेम्परेचर वही था। अब ओम एक लंबी सांस लेता है और उस लड़की के साथ कंबल के अंदर चला जाता है। ओम का मन अभी भी जो वो कर रहा था उस चीज को करने के लिए तैयार नहीं था, पर वो जानता था कि उस वक्त उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। CH57 ऑकवर्ड सिचुएशन। ओम उस लड़की की इजाजत के बगैर वो काम करना बिल्कुल ही नहीं चाहता था, लेकिन ओम जानता था अगर उसने ये चीज नहीं की तो उस लड़की का बचना नामुमकिन है। इसी वजह से ओम उस लड़की के कंबल के अंदर जाकर अपने कपड़े निकालना शुरू करता है और उस लड़की के सामने चिंता के साथ देखता है, माफ करना सोल्जर, पर तुम्हारी जान बचाने का मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ओम अपनी मन की बात उस लड़की से कहते हुए अपने शर्ट के बटन उतार रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में ओम ने अपना शर्ट पूरी तरह से निकाल दिया था। ओम का मन नहीं मान रहा था इस चीज को करने के लिए, लेकिन ओम को उस लड़की की जान भी बचानी थी। इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसे वो करना ही था। अभी ओम ने अपने पैंट्स तक अपना हाथ लगाया ही था कि तभी ओम के दिमाग की बत्ती जलती है और जैसे ही ओम को कुछ याद आता है, ओम तुरंत ही उस लड़की के कंबल से बाहर निकलता है और अपने चेहरे पर एक राहत की स्माइल लाते हुए बोलता है, अरे हाँ, मुझे इस लड़की के साथ सोकर ही अपनी गर्मी उसमें ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है। अपनी आंतरिक शक्तियों से भी ये चीज कर सकता हूँ। वक्त पर याद आ गया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल ओम बिना अपना शर्ट पहने हुए उस लड़की का कंबल हटाता है और अपने दोनों हाथ उस लड़की के पेट पर रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्लीज प्लीज ये काम कर जाए, भगवान अब सब आप पर है। उद्धरण चिन्ह। इस तरह से भगवान से प्रे करते हुए ओम हल्का सा अपने हाथ उस लड़की के पेट पर प्रेस करता है और ऐसा करते ही ओम के हाथों से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है। जैसे ही ओम के हाथ से वो सुनहरी रोशनी निकलती है, तुरंत ही उस लड़की के मुंह सानहे भरने की आवाज आने लगती है। अगर उस जगह कोई इंसान क्लिनिक में होता और बाहर से ही इस आवाज को सुन रहा होता तो यकीनन वो समझता कि अंदर कपल्स के बीच काफी प्यार भरे पल चल रहे हैं। इस तरह की उस लड़की की जोर जोर से आहें भरने की आवाज आ रही थी। ओम उसके पेट को प्रेस करते हुए उसके चेहरे के सामने देखता है। उस दिख रहा था कि उस लड़की का मुंह पूरा लाल हो रहा था, मानो वो शर्मा रही हो। कुछ ही देर में ओम को महसूस होता है कि उस लड़की का टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है।
ओम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने दोनों हाथ उस लड़की के पेट के ऊपर से हटा देता है और राहत की सांस लेते हुए उस लड़की को थोड़ी देर आराम करने देने की सोच वहां से जाने लगता है। अभी ओम उस वार्ड के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि ओम को उस लड़की की कराहने की आवाज आती है। ओम पीछे मुड़कर देखता है कि वो लड़की अपने सिर को पकड़े हुए अपने बेड पर बैठ गई थी। उस लड़की ने अभी तक ओम को नहीं देखा था। वो अपने सिर को दबाते हुए उस बेड से उठती है और बेड के नीचे उतरती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरने लगती है ओम उसे कंधे से पकड़ लेता है और सहारा देते हुए ठीक तरह से पकड़ता है। उस लड़की को अपने कंधे पर कोई हाथ महसूस होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे किसी ने पकड़ा हुआ है वो तुरंत ही चौंकने लगती है और सीधे अपनी उस कमजोर हालत में भी वो लड़की इस तरह से टर्न करते हुए ओम का हाथ पकड़ के उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उस मूवमेंट को ओम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की एक बार के लिए ओम की तरफ देखती है और एकदम नम आवाज में कहती है, का कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही लड़की की आंखें ओम को देखते हुए बंद हो जाती है और एक बार फिर से वो लड़की अपना होश खो बैठती है। ओम उसे कस के पकड़ लेता है। ओम उस वक्त उस लड़की को ऐसे पकड़ा हुआ था कि मानो वो दोनों कोई कपल हो और रोमांटिक मूवीज में जैसे लड़का लड़की को गिरने से बचाता है और अपनी बाहों में पकड़ लेता है, उसी तरह से ओम ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था। शांत हो जाओ मैडम, अभी आपकी हालत नहीं है कुछ भी बोलने की, आप बस पहले पूरा आराम करो। उद्धरण चिन्ह। लड़की को पकड़े हुए ओम सोई हुई उस लड़की से कहता है, अरे यार कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है, अच्छा है यहाँ कोई है नहीं वरना क्या सोचता वो इंसान मेरे बारे में। ओम क्यों तू ही ऐसी सिचुएशन में फंसता है? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ओम को पता चलता है कि उसने उस लड़की को अजीब तरह से पकड़ रखा है, वो अपने आप से बात करते हुए कहता है, जल्दी से इन्हें अपनी जगह पर वापस से सुला देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम अभी उसे ठीक से पकड़ते हुए उस रूम के दरवाजे की ओर देखता है और जैसे ही उसने उस रूम के दरवाजे की ओर देखा ओम की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई, मानो ओम ने भूत देख लिया हो कोई, और ओम बिना आंख झपकाए दरवाजे की ओर बस देखता ही रहता है। कुछ देर बाद यूं ही लड़की को पकड़ते हुए ओम धुंधली हुई आवाज के साथ बोलता है, आन आन अंशिका तुम इस वक्त यहाँ? उद्धरण चिन्ह। दरवाजे की ओर चौंक कर देखते हुए ओम बोलता है। उसके सामने दरवाजे पर अंशिका आंखें फाड़े खड़ी हुई थी। अंशिका को इस वक्त क्लिनिक में देख और वो भी इस तरह की सिचुएशन में देख के ओम की तो मानो जुबान ही सूख गई थी, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। CH58 गलत फहमियां। अंशिका ओम को उस लड़की को इस तरह से हाथ में पकड़े हुए देख बहुत ही शॉकर थी। आखिर हो भी क्यों ना वो ओम से प्यार करती थी, और ओम को किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरह से देख उसके मन में जाहिर सी बात है तूफान तो मचेगा ही। अंशिका ओम को अभी इस तरह से शोक होते हुए देख रही थी मानो उसका खून खोल रहा हो। इस तरफ ओम की भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो भी क्लिनिक में उस वक्त अंशिका को वहां देख बहुत ही हैरान था, ऊपर से वो समझ भी पा रहा था कि आखिर अंशिका के दिमाग में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है। वो तुरंत ही अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, अंशिका तता तुम यहाँ? ओम की आवाज में हड़बड़ाहट साफ साफ नजर आती है। इस वक्त द देखो देखो। उद्धरण चिन्ह। ओम ने अभी उतना ही बोला था कि तभी अंशिका बोल पड़ती है। अंशिका की आवाज में जलन और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। हाँ, वो मुझे मेरे अंकल ने आपसे नई स्टार्ट होने वाली कंपनी के कुछ पेपर्स पर साइन करवाने के लिए आपके पास जाने को बोल था। मैं आपके घर गई पर वहाँ आंटी ने बोला कि आप अभी तक क्लिनिक से नहीं आए हो और कॉल था कि आने भी नहीं वाले हो, तो मैं यहाँ आ गई, पर लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई और आपको डिस्टर्ब भी कर दिया है। माफ करना, आप अपना काम कीजिए, ये काम हम किसी और दिन कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अंशिका गुस्से के साथ वहां से जाने लगती है। ओम यूं ही वहां शोकर उस लड़की को अभी तक हाथ में लिए खड़ा था। फिर तुरंत ही ओम उस लड़की को आराम से बेड पर लेटा देता है और बिना टाइम गवाए दौड़ते हुए अंशिका के पास जाता है। अब तक अंशिका क्लिनिक के एंट्रेंस तक पहुंच चुकी थी। ओम उसके पीछे आते हुए कहता है, रुको तो अंशिका, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है यार, मेरी बात तो सुनो पहले। वो तो बस मैं। उद्धरण चिन्ह। अंशिका बिना ओम को देखे और गुस्से में आगे बढ़ते हुए ही कहती है। अंशिका उस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। यहाँ तक कि ओम देखता है कि अंशिका ने अपना दाहिना हाथ जोरों से दबाया हुआ था। हाँ ठीक है ना, मैंने कहा आपसे कुछ पूछा है डॉक्टर ओम, आपको मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आपका क्लिनिक है, आप जो मर्जी चाहे करो, और मैं कौन होती हूँ आपकी लाइफ में दखलंदाजी करने वाली। अंशिका अपने गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही थी। उसे वो क्या बोल रही कोई होश नहीं था। लेकिन देखिए डॉक्टर ओम, आप अपने जानने वाले सब लोगों की नजरों में एक बहुत ही अच्छे इंसान है, तो उनके पीछे से ऐसी हरकतें करके जो लोग आप पर यकीन करते हैं उन्हें धोखा मत दीजिए, ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती। उद्धरण चिन्ह। अंशिका गुस्से में कुछ भी बोलते हुए तेजी से बस आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तो गुस्से में वो खुद की ओर आगे बढ़ रही थी वही मालूम नहीं था।
अचानक ही वो एक पेड़ से टकराने ही वाली थी कि ओम उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। अंशिका एक झटके के साथ ओम के बाहों में आ जाती है। अंशिका ओम के अचानक किए इस मूवमेंट से काफी हैरान थी और बहुत गुस्सा भी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अभी भी ओम का उस लड़की को अपने हाथों में पकड़ा हुआ सीन ही चल रहा था। वो तुरंत ही ओम को एक धक्का लगाती है और गुस्से से बोलते हुए कहती है, आखिर ये क्या हरकत है ओम, क्या उस लड़की से जी नहीं भरा जो अब? छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। छूना मत मुझे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अंशिका वापस से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ओम वापिस से अंशिका का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। अंशिका अपने हाथ को पकड़े हुए देख ओम की और गुस्से से देखती है और कहती है, मेरा हाथ छोड़ो ओम। उद्धरण चिन्ह। अंशिका को लग रहा था कि अब ओम उसका भी फायदा उठाने जा रहा था। उसे लग रहा था कि ओम ने क्लिनिक में बेहोश उस लड़की का फायदा उठाने की कोशिश की थी और अब जब उसकी असलियत उसने देख ली तो ओम उसके साथ भी वही करने जा रहा था। ये सोचकर ही अंशिका काफी घबरा गई थी। वो अब आगे क्या होगा वो सोचना तक नहीं चाह रही थी। क्या समझती हो तुम? हाँ, मुझे किसी भी चीज को आधी अधूरी तरह से देख के अपने मन में कुछ भी कहानी नहीं बनानी चाहिए। अंशिका जी, वो लड़की एक सोल्जर है और मुझे अधमरी हालत में मिली है और वो भी मेरे क्लिनिक के बाहर। साथ ही बेहोश थी वो, और जब होश में आई तो बेड से उठकर 2 कदम चलते ही वो वापस से होश खो बैठी, इसलिए मैंने उन्हें गिरने से बचते हुए उस तरह पकड़ा था। और आप ना ही समझाए तो अच्छा है कि यकीन करने वालों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं बस अपना काम ही कर रहा था, समझिए आप। अब आपको जो भी समझना है समझिए, इससे आगे मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहता। बस चीजों को ठीक से रखिए और उसके बाद जाके किसी निर्णय पर आए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल सीरियस चेहरे के साथ ओम वहां से वापस क्लिनिक के अंदर चला जाता है। अंशिका सोच में पड़ जाती है और हकीकत जानकर उसका चेहरा वापस से उतर जाता है और वो घबराते हुए अपने आप से ही बोलती है, हाय लड़की यार, ये वापस से तूने क्या कर दिया? पहले से ही तू ओम से नजरें नहीं मिल पा रही थी, ऊपर से वापस तुमने ये हरकत कर दी। सिर्फ हरकत नहीं, अब की बारी तो मैंने गुस्से में उनका कैरेक्टर ही उतार दिया यार। अब कैसे नजरें मिला पाऊंगी मैं ओम से? बिल्कुल दिमाग नहीं है लड़की तुझमें, बिल्कुल नहीं। हाय यार, अब क्या करूंगी मैं? कुछ भी बोल देती हूँ मैं बिना सोचे समझे। पर यार मेरी क्या गलती, मैंने भी जो देखा वही कहा। प्यार है तो गुस्सा तो होगा ही ना। पर यार सच में गलत तो हूँ ही मैं, इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, बिना सोचे मैंने कुछ भी बोल दिया। हाय यार ओम, क्यों तुमसे मुझे इतना अटैचमेंट है कि किसी और लड़की के पास भी मैं तुम्हें नहीं देख सकती? समझते क्यों नहीं कि पागल हो गई हूं मैं तुम्हारे प्यार में? थोड़ा सा प्यार से बोल देते तो क्या हो जाता तुम्हारा? लड़के जब देखो तब मुझसे गुस्से में ही बात करते हो, दूसरी लड़कियों से प्यार से बात होती है, बस मुझे देखते ही मुंह टेढ़ा हो जाता है तुम्हारा। अभी ये छोड़ो लड़की, जाके उसको मनाओ वरना वापस कभी नहीं मना पाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अंशिका तुरंत क्लिनिक में चली जाती है। CH59 हंसी मजाक। क्लिनिक के अंदर जाते ही अंशिका देखती है कि सच में उस लड़की की हालत काफी खराब थी। अंशिका उसके कपड़ों पे लगे खून के निशान और जगह जगह लगे घाव देखती है। उसे देखने बाद उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा था और वो ओम को उसका ट्रीटमेंट करते हुए देख खुद से कहने लगती है, लड़की यार देखती तो सही, बिना सोचे समझे कुछ भी सोच लेती है। उद्धरण चिन्ह। फिर ओम की ओर आगे बढ़ते हुए और बहुत ही नम आवाज में अंशिका बोलती है, उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रही थी। मुझे माफ कर दो ओम, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें कुछ भी बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं समझ सकता हूँ कि लड़कियां ऐसे मामले में कुछ ज्यादा ही भावुक होती है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। बस कभी कभार देख लिया करो कि सामने वाले इंसान का कैरेक्टर कैसा है और हालात को देखा करो। उद्धरण चिन्ह। अपने काम पे ही ध्यान देते हुए बिना किसी हाव भाव के ओम अंशिका से कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? उद्धरण चिन्ह। अंशिका अपनी नजरें ओम की तरफ कर वापस से बहुत ही मीठे स्वर में कहती है। उसकी ये बात सुन ओम एक पल के लिए अपनी नजर अंशिका की ओर घूमता है और फिर वापिस से उस लड़की के घावों को साफ करते हुए कहता है, अगर चाहो तो तुम इस लड़की के घाव साफ करने और पट्टियां लगाने में मेरी मदद कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ओम का जवाब सुन अंशिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो तुरंत ही टेबल से इंस्ट्रूमेंट्स लेकर उस लड़की के घाव साफ करने लगती है। कुछ देर तक दोनों ही उस लड़की के घाव साफ करते हैं और उस वक्त तक वहां उस रूम में काफी गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अंशिका घाव साफ करते करते बार बार ओम की तरफ देख रही थी। ओम अपने काम में मग्न था, लेकिन फिर भी उसके बॉडी सेल्स अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकते थे। अचानक ही ओम बोल उठता है, इस तरह मुझे देखने से काम नहीं होगा और वापस घर भी जाना है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। ओम की अचानक से आवाज सुन अंशिका चौंक जाती है। कुछ ही पल बाद अंशिका उस लड़की के पेट के घाव साफ करने के लिए उसने पहना हुआ कपड़ा हल्का सा उठती है और देखती है कि उस लड़की के पेट पर गहरा घाव था। वो उस घाव को देख सहम गई थी और उस घाव को ही घूरते हुए कहती है, आखिर इसे हुए क्या है? एक लड़की के लिए इस तरह के गहरे घाव सहना बहुत ही मुश्किल होगा ना।
ओम अंशिका को देखता है और जहां अंशिका की नजरें टिकी थी उस और यानी उस पेशेंट के घाव की ओर देखता है और शांति के साथ बोलता है, हाँ अगर कोई मामूली लड़की हो तो बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। अंशिका अभी भी ज्यों की त्यों थी, वो ओम का जवाब सुन आगे कहती है, लेकिन इस तरह के घाव आए कहां से? आखिर ऐसा तो क्या किया होगा जो ऐसे घाव मिले इस लड़की को? उद्धरण चिन्ह। ओम उसके पेट के घाव को ठीक से साफ करते हुए कहता है, आम तौर पर तो नहीं आ सकते, पर हाँ अगर कोई बॉडीगार्ड या फिर कोई सैनिक हो तो बिल्कुल आ सकते हैं। सोल्जर्स के मिशन में तो इससे भी भयानक घाव मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंशिका को ओम की कही बात सही लग रही थी। अंशिका ओम का जवाब सुनकर संतुष्ट थी, पर फिर भी उसके मन में कुछ सवाल थे जिसे पूछते हुए वो क्यूरियोसिटी के साथ ओम से पूछती है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये लड़की कोई ऑफिसर या फिर सोल्जर होंगी? उद्धरण चिन्ह। ओम अंशिका को देखते हुए कहता है, वो अपनी उंगली हवा में उस लड़की के शरीर से थोड़ा ऊपर रख और उस लड़की की बाहें दिखाते हुए कहता है, इस लड़की की फिजिक देख रही हो, जो किसी ट्रेनिंग कैंप में ही बन सकती है। ऊपर से रात के इस वक्त इसका इस हालत में होने मतलब कि ये किसी मिशन पर थी और जख्मी हुई है, और तो और इसके कपड़ों का रंग भी साफ साफ बताता है कि ये मिलिट्री या उसी के किसी डिपार्टमेंट में काम करती होनी चाहिए। और इतने दर्द के बाद भी उसका इस तरह से होश में आना मतलब बेशक ही एक सोल्जर या किसी कमांडो होने की तरफ इशारा करता है, या तो फिर कोई हाईली ट्रेंड बॉडीगार्ड। लेकिन इतना ट्रेंड बॉडीगार्ड भी पहले किसी मिलिट्री के डिवीजन में ही काम कर चुका होता है, तो तर्क के हिसाब से वो कोई मिलिट्री या फिर कमांडो होना ही ज्यादा सेंस बनाता है। उद्धरण चिन्ह। ओम की बात सुन अंशिका काफी हैरान थी और उसका एक्सप्लेनेशन सुनकर अंशिका ओम से काफी इंप्रेस भी हो रही थी। वो एक्साइटेड होते हुए कहती है, अरे वाह ओम, तुम में तो अच्छा खासा प्रिडिकेशन नॉलेज है, स्कूल में तो तुमने कभी अपनी काबिलियत नहीं दिखाई। कितने बढ़िया तरीके से तुमने समझाया। और तुम्हारी बात सुन अब तो मुझे भी यकीन है कि ये लड़की कोई सोल्जर ही होनी चाहिए या ऐसा ही कुछ। उद्धरण चिन्ह। ओम अपना एक हाथ नर्वसनेस में हंसते हुए अपने बाल ओम पे पीछे की ओर रखता है और हंसते हुए कहता है, थैंक यू, लेकिन वो तो मुझे पहले से ही पता था कि वो एक सोल्जर है। ये सारा ज्ञान तो मैंने यूं ही दिया, मुझे उसकी जेब से उसका आईडी कार्ड जो मिला था। ही। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम अपनी जेब से उस लड़की का आईडी कार्ड निकालकर अंशिका को दिखाता है और अपनी हंसी जारी रखता है। अंशिका ओम की तरफ देखते हुए अपनी आंखें एकदम ही छोटी कर लेती है, मानो ओम को आंखों से ही मार डालेगी, और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे कितने बदमाश हो यार तुम, मुझे लगा तुम्हें सच में अज्यूम किया होगा कि ये लड़की कोई सोल्जर है। जिस तरह से मुझे समझा रहे थे मुझे सच में लगा कि ये सब तुम्हारी प्रिडिक्शन का कमाल है, लेकिन चालाक आदमी तुम तो पहले से ही सब जानते थे। उद्धरण चिन्ह। ओम उसे इस तरह से देख खुल के हंसता है और उसे देख अंशिका भी चिढ़कर ओम से बदला लेने के लिए टेबल से ओम का कोट उठाकर कर ओम की तरफ फेंकती है और कहती है, रुको तुम मुझे उल्लू बनाते हो। उद्धरण चिन्ह। और इतना कह दोनों ही एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दौड़ने लगते हैं। एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए दोनों ही काफी खुश लग रहे थे। अभी उन दोनों के बीच ये सब हो ही रहा था कि तभी अचानक ही वो बेड पर सोई लड़की होश में आने लगती है और आहें भरने लगती है। CH60 नई असिस्टेंट। वो सोल्जर लड़की बेड पर लेटे लेटे ही होश में आती है और वो हल्की हल्की सी कराहने की आवाजें भी निकाल रही थी। उसकी आवाज सुन अंशिका और ओम दोनों की नजरें उस लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रही थी। अंशिका उसे स्ट्रगल करते हुए देख तुरंत ही उसके पास जाती है और उसकी बैठने में हेल्प करती है, फिर ओम की ओर देखती है। ओम भी मुस्कुराते हुए उसे हाँ में सिर हिलाता है। फिर अंशिका उससे मीठी आवाज में पूछती है, क्या तुम अब ठीक महसूस कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। इस बार वो लड़की काफी शांत लग रही थी। उसने अंशिका पर किसी भी तरह का जानलेवा हमला नहीं किया जैसा उसने ओम के छूने पर रिएक्ट किया था। क्या तुमने तुमने मुझे बचाया? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की अंशिका को देखते हुए कहती है, उसकी चोटें ठीक हो चुकी थी पर फिर भी उसे आराम की काफी जरूरत थी, इसी वजह से वह काफी अस्वस्थ थी। नहीं अम्मा, ये डॉक्टर ओम है, इन्होंने तुम्हें बचाया। उद्धरण चिन्ह। ओम की ओर हाथ करके इशारा करते हुए अंशिका ने कहा। उस लड़की ने 2 पल के लिए ओम को देखा और फिर उसने उससे थैंक यू कहा और अपने बेड से उठकर जाने लगी। अंशिका उसका ये रिएक्शन देख काफी हैरान थी, पर ओम ने शायद उसका मन पढ़ लिया था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। अंशिका ने उसे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए देख तुरंत उसके पास गई और उसे सहारा देते हुए उसके साथ आगे बढ़ने लगी। देखो तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसकी उस बात का वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। ओम अपनी जगह पर खड़े होकर बिना किसी हाव भाव के कहता है, हे सोल्जर, कहाँ जा रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें कैसे पता मैं सोल्जर हूँ? उद्धरण चिन्ह। ओम को हैरानी के साथ देखते हुए वो लड़की पूछती है, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे घाव को देखकर और हाँ तुम्हारा इट कार्ड देखकर भी। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखों से सामने टेबल पर रखे इट कार्ड की ओर इशारा करते हुए ओम कहता है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पास कोई घर या कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जाऊंगी, पर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती।
इसीलिए कैसे भी करके आपके इलाज के पैसे मैं कुछ समय में ही लौटा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की बिना ओम को देखे आगे बढ़ते हुए कहती है। अंशिका उसकी बात सुन काफी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओम ने उसकी जान बचाई थी, फिर भी ये लड़की इस तरह ओम से क्यों बात कर रही थी। लेकिन बाद में उसे समझ आया कि सोल्जर की ट्रेनिंग में ही उसे काम से ज्यादा बात न करने के लिए सिखाया जाता है। वैसे मुझे मेरी क्लिनिक में एक असिस्टेंट की जरूरत है और अगर तुम वह जॉब करो तो क्लिनिक में रह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ओम ने बिना उस लड़की और अंशिका को देखे विंडो की ओर जाते हुए कहा। अंशिका काफी हैरान थी और वो लड़की भी। वो ओम को देखते हुए थोड़ा झिझकते हुए पूछती है, क्या सच में? क्या सच में मैं? तभी ओम खिड़की के पर्दे को खोल देता है और पूरे कमरे में हल्का लाल प्रकाश छा जाता है। अंशिका देखती है कि बाहर सूरज उग रहा था और कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। हाँ, मैं ज्यादा तो नहीं पर हर महीने तुम्हें 20-25 हजार तक पे करूंगा। अगर मेरी हालत भी सही रही तो बाद में सैलरी बढ़ा देंगे। तो तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम अंशिका की ओर देखता है। अंशिका समझ गई थी कि ओम उस लड़की की हेल्प करना चाहता था। इसी वजह से अंशिका ओम को देख मुस्कुराती है और ओम भी मुस्कुराते हुए फिर उस लड़की को देखता है और उसके जवाब का इंतजार करता है। सर, आज से मेरी लाइफ आपकी है। अगर आप मुझे सैलरी ना भी दे तो भी मैं आपके लिए काम जरूर करूंगी। आपने मेरी जान बचाई है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? कोई भी काम होगा मैं आपके लिए कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने जमीन की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उस लड़की के ये शब्द अंशिका और ओम दोनों को ही थोड़े ऑकवर्ड लगे पर उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। फिलहाल तो तुम्हें क्लिनिक में रहकर रिकवर होना है। इस वक्त तुम्हारा यही काम है। उद्धरण चिन्ह। ओम अंशिका को देख मुस्कुराते हुए कहता है। और वो लोग अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लिनिक के बाहर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। ओम आहूजा, दरवाजा खोलो। वो तीनों उस लड़की की आवाज सुन चौंक जाते हैं। ओम और अंशिका को वो आवाज काफी जानी पहचानी लगती है। ओम तुरंत ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा अचानक से ही दरवाजा खुला और दरवाजा ओम के चेहरे पर जा लगा। ओम को दरवाजा लगते ही अंशिका और वो ऑफिसर माया दोनों ही थोड़ा चिंता में आ जाते हैं और दोनों एक साथ बोल उठते हैं, डॉक्टर ओम आप ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। और ऐसा करते ही दोनों की नजरें टकराती है। माया अंशिका को हैरान होते हुए देख रही थी जबकि अंशिका अब की बार माया को जलन भरी नजरों से देख रही थी। तभी सीमा दरवाजे से अंदर आते हुए गुस्से से कहती है, ओम कहाँ हो तुम? चुपचाप मेरे सामने आओ तुम बेशर्म कहीं के। उद्धरण चिन्ह। ओम जमीन पर खड़ा होता है और अपना नाक सहलाते हुए और उस लड़की पर चिढ़ते हुए कहता है, सीमा तुम इतनी सुबह सुबह मेरी क्लिनिक में क्या कर रही हो? कहीं बीमार तो नहीं हो ना? और आंखें कहाँ रहती है तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। ओम को अपने सामने नाक सहलाता देख सीमा बोलती है, बीमार तो तुम हो, मुझे बताओ मेरी फ्रेंड अंशिका कहाँ है? अंकल ने बताया था कि वो तुम्हारे पास आई थी रात को, उसके बाद से ही वो कॉल भी नहीं उठा रही है। सच सच बताओ क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक मासूम लड़की के नादानियों का बदला भी लोगे। बताओ कहाँ दफनाया दिया है तुमने उसे? पता है तुम्हें सब लोग कितनी फिक्र कर रहे हैं उसकी। चुपचाप बात दो, वो कहाँ है वरना खैर नहीं तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। पागल हो गई हो क्या सीमू? ये रही मैं कुछ भी बोल रही हो जो। उद्धरण चिन्ह। ओम के बगल में आते हुए अंशिका कहती है। अंशिका को ठीक देख सीमा उसे गले लगते हुए राहत के साथ कहती है, ओ माय गॉड अंशिका शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी बेबी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तुम्हें इतनी सुबह सुबह क्या काम पड़ गया मेरा? उद्धरण चिन्ह। खुद से सीमा को अलग करते हुए अंशिका कहती है। माया और ओम उन दोनों को चुपचाप देख रहे थे। अरे डार्लिंग तुम भूल गई, आज हमें जेड ज्वेलरी फंक्शन में जाना है, बलून गेम्बलिंग पैलेस। पापा ने हम दोनों के लिए पास लिए हुए हैं और तुम्हें पता है ना इस बार जो कोई भी विनर होगा उन्हें जेपनीज के स्पेशल जेड स्टोन ओपन करने का मौका मिलेगा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं इस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? सीमा ने अंशिका का समझाते हुए कहा। सीमा का सवाल सुन अंशिका ने उसे सारी बात बताई। पूरी बात सुन सीमा काफी रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी। तभी अंशिका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, बट बेब आज तो पैलेस जाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए क्योंकि आज ही कंपनी की मीटिंग है और उसे मुझे ही अटेंड करना है। आई एम सॉरी बेब प्लीज। उद्धरण चिन्ह। ओह कमोन यार, अब मैं वहां अकेले जाऊंगी क्या? उद्धरण चिन्ह। सीमा बच्चों की तरह रूठते हुए कहती है। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं बेब, ओम को देख, आई थिंक ओम तुम्हें इस जगह जाना कहा ही क्या पता वहां तुम्हें तुम्हारी काम की चीज मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर सीमा को देख आंख से इशारा किया। सीमा भी तुरंत ही उसका इशारा समझ गई और तुरंत ही ओम का हाथ पकड़ खींचते हुए बोलने लगी, ठीक है ओम तो हम जा रहे हैं अभी, चलो। उद्धरण चिन्ह। अरे पर मेरा वहां क्या काम? उद्धरण चिन्ह। ओम हड़बड़ाते हुए कहता है, चुप रहो और चलो मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। ओक ओक रुको 2 मिनट। खुद को छुड़ाते हुए ओम कहता है। फिर माया के पास जाकर कुछ समझाता है और वापस सीमा के पास जाते हुए माया से कहता है,
तुम्हारी कहानी वापस आके सुनेंगे और क्लिनिक का ख्याल रखना और साथ ही अपना भी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह मजाक करते हुए अंशिका अपनी कार की ओर और सीमा और ओम सीमा की कार में बैठ वह से जाने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।